हेलो मेरे नौनिहालों, कैसे हैं आज? मैं श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ मोशन लर्निंग में। और आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 9 में उपसर्जक यौगिक के चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, रंग महत्व और अनुप्रयोग की। मतलब क्या हो रहा है कि आज हम हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं, कल जो हमने CFT पढ़ी थी या लास्ट लेक्चर में 8th लेक्चर में जो हम लोगों ने CFT संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पढ़ा था, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी पढ़ी थी, CFT पढ़ी थी, वो ऑक्टाहेड्रल की ही पढ़ी थी बेटा। आज हम चतुष्फलकीय जो यौगिक बनाते हैं ना, उनकी भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार होता है देखते हैं। तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, इसको मैं जरा अंग्रेजी में लिख देती हूँ क्योंकि कई बार कुछ चीजें जो है इंग्लिश में समझ में आती है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, है ना। CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सों में CFT यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किसमें? टेट्राहेड्रल में। जैसे कार्बन की स्ट्रक्चर है डायमंड वाली, वो वाली 109 डिग्री 28 मिनट वाला जो है ना। तो अब देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में लिगेंड जो है ना, वो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर, है ना, 28 मिनट के कोण पर अर्थात तलों में स्थित रहते हैं। अतः धातु के T2 कक्षकों के साथ धातु लिगेंड अन्योन्य क्रिया प्रभावी होती है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में तो कहाँ उपस्थित है? अक्षों पर उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है? अष्टफलकीय यौगिकों में तो अक्षों पर उपस्थित है, X अक्ष पे, Y अक्ष पे, Z अक्ष पे। परंतु यहाँ कहाँ उपस्थित है? लिगेंड जो है वो कहाँ उपस्थित है बेटा? तलों में स्थित है। कहाँ उपस्थित है? तलों में उपस्थित है। तो धातु के T2, अच्छा वहां अपन ने लिखा था क्या? T2G। ऑक्टाहेड्रल के लिए हम क्या लिखते हैं? T2G। परंतु चतुष्फलकीय के लिए हम लिखते हैं बेटा T2। यहाँ पर ये G नहीं लगाएंगे। T का मतलब यहाँ पर होता है ट्रिपली डिजेनरेट, है ना। 2 यहाँ पर जो है डी ऑर्बिटल के लिए इस्तेमाल, मतलब मैं बता देती हूँ आप लोगों को। T जो है वो ट्रिपली डिजेनरेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रिपली डिजेनरेट, डिजेनरेट का मतलब था संभ्रांश। ट्रिपली मतलब 3 वाला, है ना। वो T2G में होता है ना dx, आपको मालूम है dxy dz dzx होता है, और dx² y² और dz² होता है ना। तो आपको मालूम है कि ये जो अपना D ब्लॉक है, इसमें कितने कक्षक होते हैं? 5, है ना। अब इसमें से 3 कक्षक ऊपर चले जाते हैं, है ना, और 2 इधर रह जाते हैं। 2 वालों को हम बोलते हैं EG और इनको बोलते हैं T2G ऑक्टाहेड्रल में। तो ट्रिपली डिजेनरेट देखो 1 2 3, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपली। और इन सबकी जो ऊर्जा है वो समान होती है, इसलिए डिजेनरेट। क्योंकि ये D5 जो होते हैं, 5 D ऑर्बिटल्स जो होते हैं, और D जो कक्षक है उसमें जो 5 ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, D सबशेल के 5 ऑर्बिटल्स जो हैं, इनको क्या कहते हैं? संभ्रंश कक्षक कहते हैं। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। कितने डिजेनरेट ऑर्बिटल्स? 5। यानी कि D जो ऑर्बिटल है या D सबशेल जो है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? 5। और सबकी एनर्जी सेम है, इसलिए 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब ये जो 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 और 2 में विभक्त हो जाते हैं। 3 अलग हो जाते हैं और 2 अलग हो जाते हैं। ऐसा होता है ना। अब 3 अलग हो जाते हैं, 2 अलग हो जाते हैं, तो जो 3 अलग हुए उनको ट्रिपली डिजेनरेट बोलते हैं, और जो 2 अलग रह गए उनको बोलते हैं डबली डिजेनरेट। ओके, समझ गए बात? तो ये हो गए ट्रिपली डिजेनरेट और ये दोनों हो गए डबली डिजेनरेट। तो T को हम बोलते हैं ट्रिपली डिजेनरेट और E को हम यहाँ पर बोलेंगे डबली डिजेनरेट। 2 है ना, इसलिए डबली डिजेनरेट ऑर्बिटल, है ना। अब किसके? D के हैं, इसलिए आपने क्वांटम संख्याएं पढ़ी हैं, है ना। क्वांटम संख्याओं के लिए L जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, उसका मान आपको मालूम है। S के लिए जो होता है 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, और F के लिए जो होता है 3 होता है बेटा। ठीक है, तो जो अपने द्विगंशी क्वांटम संख्या L है ना, उसका मान ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना बेटा, ये वाला जो 2 है, ये जो 2 है, T2G वाला 2, है ना, और ये T2 वाला, ये वाला 2 जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? L, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या के लिए। तो यहाँ पर D ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इसलिए द्विगंशी क्वांटम संख्या D के लिए कितनी है मेरे बच्चों? 2 है ना। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया है? फॉर D, है ना। अगर 1 लिखते, अगर मैं ऐसे लिखते T2G नहीं लिख करके मैं T1G लिखती, है ना, और हालांकि T1 को G नहीं लिखते हैं, T1 को हमेशा T1U लिखते हैं, है ना।
ये भी एक सिंबल होता है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, हायर थोड़े लेवल की बात है, फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो ये 1 जो है वो P के लिए इस्तेमाल करता है, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखती तो S के लिए इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, इतनी बात। अभी तो हम शॉर्ट में समझ लेते हैं इस चीज को, क्योंकि ये वैसे आपके काम की है नहीं, है ना, पर फिर भी एक्चुअली क्या है बच्चों कि पढ़ते तो सभी हैं, नॉलेज कोई ले पाता है ना। तो मैं पढ़ा रही हूँ, साथ में आप लोगों को नॉलेज भी देने का। यार मेरे बच्चे अलग लगने चाहिए ना, मेरे बच्चे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरे बच्चों से उनको कुछ एक्स्ट्रा आना चाहिए, तो ये वो ही कुछ एक्स्ट्रा है ना। और यहाँ पर ये जो जी है, ये जी का ये जी का मतलब है जिरेड। ये जी जो वर्ड है ना, ये यहाँ पर है जिरेड। ये जिरेड होता है सिमेट्री के लिए, है ना। देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में DXY जो है वो कहाँ है, देखो DXY तलों में है, DXY DYZ DZX सब कहाँ है, तलों में है। अब तलों में है तो देखो यहाँ पर ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस, तो ये एक सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री के एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस उपस्थित है, तो प्लस माइनस उपस्थित, तो इसका मतलब वो कैसा है, जिरेड ऑर्बिटल है। कैसा है बेटा, जिरेड है, यानी कि उसमें जब जिन ऑर्बिटल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है ना, सममित बिंदु उपस्थित होता है ना, वो क्या कहलाते हैं, जिरेड कहलाते हैं। और जिनमें नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, नॉन जिरेड कहलाते हैं। इसलिए नॉन जिरेड को आप जो है वो U से लिखते हैं, जिरेड को आप G से लिखते हैं। और टेट्राहेड्रल में नॉन जिरेड होता है, यानी कि ये T2 ही लिखा जाएगा, G यहाँ पर उपस्थित नहीं होगा। ऐसे ही EG को ऑक्टाहेड्रल में तो EG लिखते हैं, परंतु टेट्राहेड्रल में E लिखते हैं, क्योंकि वहां जिरेड है ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हुई T2G और EG वाली बात कि भाई ऑक्टाहेड्रल को EG और टेट्राहेड्रल को E ही क्यों लिखते हैं। ऐसे ही T2G को T2G ऑक्टाहेड्रल में, जबकि टेट्राहेड्रल में T2 ही क्यों बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई होगी आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि चतुष्फलकीय संकुलों में जो लिगेंड होते हैं वो एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट पर उपस्थित होते हैं। इस कोण में यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर व्यवस्थित होते हैं। अर्थात कहाँ उपस्थित होते हैं, तलों में उपस्थित होते हैं। देखो अगर मैं इसकी एक्स वाई जेड एक्सिस बनाऊं तो देखो एक एक्सिस तो ये रहा, दूसरा एक्सिस ये रहा और तीसरा एक्सिस ये रहा। क्या कोई भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस पर उपस्थित है? नहीं है। देखो तलों में स्थित है, ये दोनों भी, ये भी सब कहाँ उपस्थित है बेटे, तलों में उपस्थित है। तो तलों में होने की वजह से क्या होता है कि धातु के T2 कक्षकों के साथ में लिगेंड अन्योन्य क्रिया जो है वो प्रभावी हो जाती है। अब अन्योन्य क्रिया प्रभावी हो जाती है तो क्या होता है कि इस कारण क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के दौरान T2 कक्षकों की ऊर्जा अपने मूल मान से 40% बढ़ जाती है, जबकि E कक्षकों की ऊर्जा अपने मूल मान से 60% घट जाती है। वहां क्या हो रहा था ऑक्टाहेड्रल में, T2G की तो घट रही थी और EG की बढ़ रही थी। EG की 60 बढ़ रही थी, T2G की 40 कम हो रही थी। यहाँ भी T2G में 40 और EG में 60 का ही रेशो रहेगा, परंतु अब की बार क्या हो रहा है, T2 की जो ऊर्जा है वो 40% बढ़ रही है, जबकि EG की 60% कम हो रही है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अगली बात देखिए क्या बोल रहे हैं ये। अगली बात क्या है कि भाई चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का जो मान होता है वह युग्मन ऊर्जा P से सदैव कम पाया जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, डेल्टा T की जो वैल्यू है ना मेरे बच्चों, वो P से हमेशा कैसी पाई जा रही है, कम पाई जा रही है। यानी कि पेयरिंग एनर्जी या युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा है और स्प्लिटिंग यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग की जो एनर्जी है वो कम है। तो पहले कौन होगी, हमने बोला था जिसमें ऊर्जा कम लगती है वही क्या हम काम करते हैं, है ना। तो स्प्लिटिंग की ऊर्जा कम है तो हम स्प्लिटिंग पहले करवाएंगे, पेयरिंग बाद में करवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्प्लिटिंग पहले होगी। अगली बात क्या बोल रहे हैं कि चतुष्फलकीय क्रिस्टलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के मान से कम पाया जाता है। और कितना कम पाया जाता है, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। क्या कि डेल्टा T जो होती है वो होती है 4/9 ऑफ डेल्टा O। ये क्या है डेल्टा O, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और ये डेल्टा T क्या है, CFSE यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा चतुष्फलकीय संकुलों में फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस।
बोलिए आ गया समझ में। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के CFSE की वैल्यू का 4/9 होता है। ठीक है, इसका 4/9 भाग इसके बराबर होता है। तो ये इसका मान ये क्या हुआ कि ये हमेशा कम होता है, यानी कि चतुष्फलकीय क्रिस्टलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के मान से कम होता है। यानी कि आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कम होती है और इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। ठीक है, ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम बना करके देखते हैं, जैसे हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल के लिए बनाया था। कैसे बनाया था हम लोगों ने बच्चों, देखिए कि मैंने यहाँ लिए थे 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, है ना। स्टेप नंबर 2 से ही मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, स्टेप नंबर 1 मैंने बनाई नहीं है। अब जैसे ही स्टेप नंबर 2 यहाँ पर आएगी, स्टेप नंबर 2 आते ही क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा है बेटे वो बढ़ जाएगी। डी ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ जाएगी तो मैंने आप बताया था अभी आपको 40% तो T2 की बढ़ेगी और 60% EG की घट जाएगी। तो बोलो 40 और 60 का रेशो यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको स्पष्ट, है ना। ऊपर कौन चले जाएंगे, T2 चले जाएंगे। T2 चले जाएंगे इसका मतलब ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स चले जाएंगे। जीराइड अलग चीज है, डीजेनरेट अलग चीज है। ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऊपर चले गए, है ना, तो इनको बोलेंगे T2 ऑर्बिटल्स। ठीक है, और E ऑर्बिटल्स जो है वो नीचे रह जाएंगे, डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नीचे रह जाएंगे, इसलिए 60% ऊर्जा जो है वो इनकी कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो दोनों ही ऊर्जाएं हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऊर्जा अंतर है वह क्या कहलाएगा बेटा, डेल्टा टी से आप शो करोगे। और ये आपका जो मध्य मान या मूल मान है वो कहलाएगा, है ना। मतलब डी ऑर्बिटल्स का डीजेनरेटेड और 5 डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स का जो मूल मान है वो ये कहला रहा है ना। पहले उसके नीचे एक स्टेप नंबर 1 भी थी, है ना, वो मैंने बनाई नहीं है। अब आप स्प्लिटिंग के बाद में T2 को ऊपर और EG को नीचे करेंगे। अब T2 के लिए यदि आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 0.4। देखिए बढ़ गई है ना, बढ़ गई है। तो इसके लिए CFSE यदि आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, ये कितनी बढ़ गई, 0.4 बढ़ गई है, प्लस में है ना। और ये नीचे जो है E वाली जो है डबली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की जो है वो कितनी घट गई है, 0.6। तो -0.6 में इसको लिख सकती हूँ। -0.6 लिखने का मतलब ही क्या है कि मूल मान से 60% जो है ऊर्जा में कमी आ गई है, 0.6 और वो 0.4। अब अगर इसके लिए आपको CFSE निकालनी तो CFSE का फॉर्मूला आप लोगों ने पहले ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि मैं इधर लिखती हूँ CFSE निकालने के लिए फॉर्मूला। तो CFSE निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा अब की बार कि भाई 0.4 इंटू, फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, 0.4 इंटू NT2। NT2 का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल्स, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, माइनस 0.6 इंटू NE ऑर्बिटल्स। ठीक है, और बाद में इसको किससे, डेल्टा T प्लस NP। बोलिए इससे आप जो है CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। वो शायद वहां पर आप लोगों को विजिबल नहीं है, फ्रेम के बाहर जा रहा है। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ मेरे बच्चों, फ्रेम के बाहर जा रहा है इसलिए इसको मैं दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। तो CFSE की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ इस जगह पर, CFSE। कैसे लिखेंगे CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, कैसे लिखोगे आप बेटा, ऐसे 0.4 बढ़ रही है, जिसकी कितनी बढ़ रही है, 0.4 बढ़ रही है। और किनकी बढ़ रही है, T2 ऑर्बिटल्स की बढ़ रही है। और घट रही है तो कितनी घट रही है, 0.6 घट रही है, इसलिए माइनस। और किनकी घट रही है, E ऑर्बिटल्स की घट रही है, तो NT2 NE, है ना। ठीक, और इसको आप डेल्टा T प्लस NP। अब यहाँ पर कौन क्या है ये आप जानते हैं। NT2 का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2 ऑर्बिटल, NE का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2, और डेल्टा T का मतलब है CFSE फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एंड नंबर ऑफ पेयरिंग, और ये P क्या है यहाँ पर, युग्मन की ऊर्जा यानी कि पेयरिंग एनर्जी। तो चतुष्फलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का ये चित्र आप बनाएंगे यदि दे दिया जाए तो। ठीक है सभी लोग, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अब अगला टॉपिक जो है वो क्या है हमारा, उपसहसर्जक यौगिकों के रंग। देखिए
उपसहसंयोजक यौगिक जो है वो अधिकतर रंग वाले होते हैं, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा और रंगीन भी होगा। अब आप लोग जानते हो कि डी ऑर्बिटल जो है, यहाँ पर डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी डी ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ा चुकी हूँ। ये डी जो है ऑर्बिटल आपका जो है दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, यानी कि विपाटन इसका हो जाता है। विपाटन हो जाता है तो ये कैसे कैसे विपाटित होता है, एक तो ऊपर Eg ऑर्बिटल्स और T2G ऑर्बिटल्स इस तरीके से विपाटित होता है, ये लीजिए इस तरीके से, है ना। अब T2G ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल जो है, तो हम टेट्राहेड्रल के लिए ऐसे ही लिखते हैं कि 5 डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स जो हैं T2 और E में इस तरह से विभक्त हो जाते हैं या विपाटित हो जाते हैं, है ना, स्प्लिट हो जाते हैं। और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल में जो है किसकी ऊर्जा बढ़ती है मेरे बच्चों, Eg की ऊर्जा बढ़ती है और T2G की कम होती है। तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब जब ऐसा ऐसा काम हो गया, अब मान लीजिए कि D1 आपके पास में कोई कॉन्फ़िगरेशन है, ये लीजिए आपका D1 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कम ऊर्जा वाले T2G ऑर्बिटल्स में ही जाएगा। ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। टेट्राहेड्रल में भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये किसी ऊर्जा का अवशोषण करके, है ना, ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ ऊपर पहुंच जाता है। H का अवशोषण करके कहाँ पहुंच जाता है, उच्च ऊर्जा वाले Eg ऑर्बिटल्स में पहुंच जाता है। T2G से कहाँ पहुंच गया, Eg में पहुंच गया। ये है अपने T2G, ये है आपका Eg और ये है अपना T2G, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। फिर क्या होगा, है ना, ऊर्जा का अवशोषण किया है और कहाँ पहुंच गया, ऊपर। अब ये ऊपर अनस्टेबल रहेगा क्योंकि ऊर्जा तो बेचारे की कम है और ये जो है खाली है, इसको बार बार नीचे बुलाएंगे। ग्रेविटी, आप कूदो, ग्रेविटी आपको नीचे खींचेगी, है ना। तो आप कूदोगे तो ऐसे थोड़ी हवा में लटक जाओगे, नहीं, आपने जितनी एनर्जी नीचे से ऊपर कूदने में लगाई थी उतनी एनर्जी जो है वो आप मुक्त करोगे, क्योंकि आप अपने आप को इलेक्ट्रॉन समझो। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब नीचे आएगा ना बेटा, तो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगी, यानी कि जितनी एनर्जी इसने यहाँ अब्सॉर्ब की थी यहाँ से यहाँ जाने के लिए, उतनी ही एनर्जी अब वो इमिट करेगा वहां से यहाँ आने के लिए। यहाँ पर तो क्या थी, एनर्जी का अवशोषण किया था, ऊर्जा का अवशोषण किया था, और ऊपर से नीचे कूदने के दौरान एनर्जी का जो है वो उत्सर्जन कर रहा है। तो ये एनर्जी जितनी है यहाँ पर अवशोषित कर रहा है, उतनी ही एनर्जी उत्सर्जित करेगा, है ना, इधर अवशोषण उधर उत्सर्जन। तो जितनी एनर्जी का उत्सर्जन या अवशोषण यहाँ पर हो रहा है, ये एनर्जी जिस एच न्यू है, देखो विजिबल रीजन में आ रही है, तो विजिबल रीजन में यानी कि इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन जो है, विजिबल रीजन का दृश्य प्रकाश के विकिरणों का अवशोषण कर उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश करता है, उच्च ऊर्जा कक्षकों में प्रवेश करता है। अच्छा, उतनी ही ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित भी करेगा, तो क्या होगा, प्रवेश करता है तथा उतनी ही ऊर्जा उत्सर्जित करके पुनः निम्न ऊर्जा कक्षक में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण हुआ है ना, ये जितनी ऊर्जा का जिस ऊर्जा बैंड का विबग्योर, आपको पता है ना, दृश्य प्रकाश में विबग्योर होता है VIBGYOR, है ना। तो जिस रंग के प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर का ही नजर आता है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन जिस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण करता है, संकुल उसके पूरक रंग का नजर आता है, उसके पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक रंग उसके
पूरक रंग का दिखाई देता है। मतलब मैंने आप लोगों को डी ब्लॉक में वो कलर व्हील बना के बताया था, है ना। वॉयलेट के सामने जो कलर आएगा वो उसी कलर का नजर आएगा, ब्लू के सामने जो कलर नजर आएगा वो उसी कलर का नजर आएगा। तो पूरक रंगों की मैंने आप लोगों को एक ट्रिक भी बताई थी, है ना, वो याद जो आई, बहुत ऑरेंज का है ना, ऐसी ऐसी एक ट्रिक थी। मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊंगी, उसके लिए आप लोगों को डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है वहां आपको रंगों की व्याख्या जो है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज मैं वहां पर आप लोगों को बता चुकी हूँ, यहाँ मैं आप लोगों का टाइम खराब नहीं करूंगी। तो कलर व्हील के अकॉर्डिंग जो है जितनी ऊर्जा का अवशोषण, जिस ऊर्जा या जिस तरंग दैर्घ्य की ऊर्जा या दृश्य प्रकाश के जिस तरंग का अवशोषण या उत्सर्जन किया गया है, उसके जस्ट पूरक रंग का हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो नजर आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ गए मेरे बच्चों। और पूरक रंगों के लिए आपको जाना पड़ेगा डी ब्लॉक देखने के लिए, तो देखना जरूर, ठीक है। लिंक जो है वो ऊपर आ जाएगा आपको, है ना। तो इस तरीके से ये है, ठीक है। तो कलर जो है वो किस प्रकार प्रदर्शित होते हैं ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां और वहां से यहाँ आ रहा है, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में जा रहा है और ऊपर वाले डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में आ रहा है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा का अवशोषण करके या निम्न ऊर्जा कक्षक से उच्च ऊर्जा कक्षक में और उत्सर्जन करके उच्च ऊर्जा कक्षक में निम्न से निम्न ऊर्जा कक्षक में आ जाता है ना, इसे क्या कहते हैं, डी ट्रांजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डी ट्रांजिशन ही कहते हैं, जैसे हम डी ब्लॉक में कहते थे, क्योंकि मेटल तो हमारे डी ब्लॉक की ही है यहाँ भी, तो डी ट्रांजिशन ही होगा, है ना। तो डी ब्लॉक के जो मेटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। ओके, इतनी अंग्रेजी समझते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा धातु कार्बोनिलियम में आबंधन या सहक्रियाशीलता। इसको सिनर्जिक इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जिक इफेक्ट। ये सिनर्जिक इफेक्ट जो है ना बेटा, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके स्थायित्व को बढ़ा देता है, ठीक है। स्थायित्व को कैसे बढ़ाता है सिनर्जिक इफेक्ट में, देखिएगा आप कि सिनर्जिक इफेक्ट किस प्रकार से होता है। अब मेटल्स जो है ना वो कार्बोनिल लिगेंडों के साथ में अभिक्रिया दर्शाते हैं, है ना। कार्बोनिल लिगेंडों के साथ में जब मेटल जो है अभिक्रिया दर्शाती है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, देखिएगा सिनर्जिक इफेक्ट कैसे होता है कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ, पहले मैं एक काम करती हूँ, बना के समझा देती हूँ आपको। ये मेटल है, ठीक है। अब मेटल के एक्स अक्ष पे भी जो है वो लोब्स होती हैं, पालियां होती हैं, वाई में भी होती है और जेड में भी होती है। तो यानी कि मेटल का जो मैंने है यहाँ पर आपको ऑर्बिटल डायग्राम बना के बताना है ना। तो मैं यहाँ पर मेटल का ऑर्बिटल डायग्राम आप लोगों को कक्षक जो चित्र है वो बना करके दिखा रही हूँ। तो एक्स अक्ष पर उपस्थित कक्षक यहाँ पर इस तरीके से होंगे, है ना। वाई अक्ष के जो कक्षक हैं वो इस तरीके से होंगे और जेड अक्ष के जो कक्षक हैं वो इस तरीके से होंगे। ऐसा फूल जैसी स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आ गई, ठीक है। अब कार्बोनिल लिगेंड जो है, कार्बोनिल लिगेंड में एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं ने मिलकर के क्या बनाया है, अणु बनाया है। दो एटम्स ने मिलकर के क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया है। तो वहां पर क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोग इतना तो पढ़ ही चुके हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो दो टाइप के होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना, बीएमओ एबीएमओ, ठीक। तो ये कार्बोनिल लिगेंड है। अब कार्बोनिल लिगेंड है, लिगेंड जो होता है उसके पास में एक लोन पेयर होता है ना। परंतु ऐसा भी नहीं है कि धातु के पास में कोई इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, हो सकता है धातु के पास यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हों, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनों का होगा क्या कि मेटल कार्बोनिल के ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ उपस्थित है, इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, ये क्या बनाए हैं मैंने, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, ठीक है। और ये वाला जो है मैं इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मान लेती हूँ, ठीक है। ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्च ऊर्जा वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और निम्न ऊर्जा वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों ने ये सारी चीजें आराम से पढ़ी हुई है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि लिगेंड, कार्बोनिल लिगेंड जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित लोन पेयर को धातु के अंदर इस तरीके से समपार्श्विक अतिव्यापन करके, यानी कि
ये ऐसी वाली है ना, एक तो होती है लेटरल ओवरलैपिंग, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, है ना। लेटरल ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, सॉरी एक्सियल ओवरलैपिंग से जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है, और लेटरल ओवरलैपिंग से क्या बनता है बेटा, पाई बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है कार्बोनिल लिगेंड के, वो मेटल के साथ में समकक्ष अतिव्यापन दर्शाएंगे, है ना। रिक्त डी कक्षक है यहाँ पर, ये रिक्त डी कक्षक में क्या करेगा, कार्बोनिल जो है समकक्ष अतिव्यापन प्रदर्शित करेगा, और समकक्ष अतिव्यापन से मेटल और कार्बोनिल लिगेंड के बीच में क्या बंध बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा। बोलिए सिग्मा बंध बनेगा कि नहीं बनेगा। इतना बात समझ में आ गई। और अपने को ये तो पता ही है कि भाई लिगेंड्स जो है वो मेटल को अपना क्या डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं और उपसंयोजक बंध बनाते हैं, वो भी एक तरह का सिग्मा बंध ही होता है। परंतु मेटल के जो भरे हुए डी कक्षक हैं, है ना, वो क्या करते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसके, कार्बोनिल लिगेंड के रिक्त डी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपने लोन पेयर को इधर से इधर भी प्रवेश करवा देते हैं। और कौन सा अतिव्यापन शो करते हैं, ये समकक्ष है तो वो कौन सा है, वो समपार्श्विक समकक्ष, ये समकक्ष अतिव्यापन है, अतिव्यापन। तो यहां पर क्या होगा, समपार्श्विक अतिव्यापन। अतिव्यापन यहाँ पर ये इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। तो समपार्श्विक अतिव्यापन से यहाँ पर क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो देखा जाए तो कार्बोनिल ने जब इधर से इसको इलेक्ट्रॉन देकर के बॉन्ड बनाया, तो मेटल ने ऊपर से और उल्टे उधर से भी एक बॉन्ड बना लिया। तो इसको आप बैक बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, बैक बॉन्डिंग। पश्च क्रियाशीलता, इसे क्या कहेंगे, पश्च क्रियाशीलता, बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो जाएगी, जिसकी वजह से मतलब एक हाथ तो आपने इस कार्बोनिल ने मेटल का पकड़ा, मेटल ने भी अपने हाथ से कार्बोनिल को पकड़ लिया, तो बताइए बंध मजबूत हो गया ना, बंध मजबूत हो गया तो बताइए कार्बोनिल लिगेंड उपस्थित जब भी होंगे तो आपका जो बनने वाला कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा बेटा, मोर स्टेबल होगा, अधिक स्थायी होगा। पूरी बात समझ में आ रही है। तो लिख लेते हैं इसकी लैंग्वेज, देख लीजिए पहले चित्र आराम से। तो इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। क्या लैंग्वेज लिखेंगे हम कि कार्बोनिल लिगेंड के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उपस्थित लोन पेयर धातु के रिक्त डी कक्षकों में प्रवेश कर समकक्ष अतिव्यापन द्वारा, समकक्ष अतिव्यापन द्वारा प्रवेश कर क्या करते हैं, सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। तथा धातु के पूर्ण भरे कक्षक कार्बोनिल लिगेंड के रिक्त एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा मतलब एबीएमओ कौन से वाले, पाई स्टार वाले, पाई बंध का, तो एक बॉन्ड बनने के बाद में जो अगला बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, पाई ही होगा। तो पाई बंध का निर्माण कर लेते हैं, जो
संकुल के स्थायित्व को बढ़ा देता है, जो संकुल के स्थायित्व को बढ़ा देता है, इसे सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं। बोलिए, सीख गए क्या? सिनर्जिक इफेक्ट, सहक्रियाशीलता या धातु कार्बोनिलों में आबंधन या पश्च क्रियाशीलता, ये सब एक ही नाम है बेटा। पश्च क्रियाशीलता यानी कि बैक बॉन्डिंग, या आप इसको बोल दो सिनर्जिक इफेक्ट, या आप बोल दो इसको आबंधन, कार्बोनिलों में आबंधन, या सहक्रियाशीलता। सहक्रियाशीलता, सिनर्जिक इफेक्ट या पश्च क्रियाशीलता के नाम से आप इसको जानते हैं। और ये क्या करता है, जो कंपाउंड्स है आपके, उनके स्थायित्व को बढ़ा देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरे बच्चों? देख लो, इसको एक बार पढ़ लो। अब हम अगली बात करेंगे उपसहसंयोजक यौगिकों के महत्व की, यानी कि उनके उपयोग वगैरह, जो बाकी सारी चीजें हैं ना, उपयोग और स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक वगैरह सब कुछ अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। पहला हम बात करेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिकों का महत्व कहाँ है गुणात्मक विश्लेषण में। देखो, आप लोग जो है प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल करने जाते हैं तब आप क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सॉल्ट लेकर के पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं और रेडिकल्स निकाल देते हैं। तो रेडिकल्स निकालने में इन कंपाउंड्स का क्या योगदान है वो देखिए। मतलब अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स नहीं होते ना, तो आपको वो काला अवक्षेप, पीला अवक्षेप, नीला अवक्षेप और वो जो सिल्वर मिरर टेस्ट वगैरह वो सब नहीं मिलता। वो कैसे मिलते हैं, आज उसको देखिए आप, कि क्षारकीय मूलकों के प्रथम समूह में, अब क्षारकीय मूलकों के जो प्रथम समूह है उनमें कौन कौन उपस्थित होते हैं, Ag+ उपस्थित होता है, Hg2+ वगैरह मेटल्स उपस्थित होते हैं। तो इनके पृथक्करण के लिए आप AgCl का श्वेत अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत करके विलयशील संकुल बना लेता है। मतलब क्या हो रहा है, चाहे Ag+ हो चाहे Hg2+ हो, है ना, इनको यदि आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करवाओगे ना बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करवाने की वजह से क्या होगा, ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ये भी ऐसा एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, यानी कि AgCl का जो श्वेत अवक्षेप है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। AgCl का श्वेत अवक्षेप और AgCl2 का भी जो अवक्षेप है, काला अवक्षेप, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करके एक संकुल बनाता है। अब आप देखते हो ना, टेस्ट करते हो तो आपने फर्स्ट रेडिकल का टेस्ट लगाया तो उसमें से कंफर्मेटरी टेस्ट लगाते हो कि ये जो आप लोगों को प्रेसिपिटेट मिला है ना, ये अगर पानी में सॉल्युबल है तो कैसा होगा, सिल्वर प्रेजेंट होगा, और अगर पानी में इनसॉल्युबल है तो कौन सा हो सकता है, अपना मरकरी हो सकता है। तो बताइए, कंफर्मेटरी टेस्ट और वो सारे टेस्ट नहीं लगाते थे आप, तो वो यही चीज है क्या, कि जब AgCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो इस प्रकार का एक संकुल बनाता है, जिसका नाम क्या है, डाईएमीन सिल्वरेट फर्स्ट क्लोराइड। यही नाम है इसका। नाम बनाना आपके ऊपर है, मैं नहीं सिखाऊंगी, मैं ऑलरेडी आप लोगों को सिखा चुकी हूँ। ये आपका होमवर्क है। यहाँ जितने भी संकुल बन रहे हैं बेटा, उन सभी के नाम जरूर लिख लेना आप लोगों के लिए बहुत सहायता हो जाएगी। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना बेटा, ये कैसा है, जल में विलयशील संकुल है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है Hg और Hg इन सबको मिला करके ये जो संकुल बनेगा वो कैसा बनेगा, जल में अविलेय संकुल बनेगा। ठीक है, मतलब इस तरीके से विलेय और अविलेय जो है संकुलों का निर्माण यहाँ पर हो जाता है ना, अभिकृत विलेय संकुल बनते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट जो है आगे, अब द्वितीय समूह के सल्फाइड वगैरह देखो आप। द्वितीय समूह में कौन कौन उपस्थित है, आपका टिन उपस्थित है, एंटीमनी उपस्थित है, वो सारे जो है ना वो सब है ना, स्टेनम उपस्थित है, स्टीबीन उपस्थित है, Sb को बोलते हैं स्टीबिन और Sn को बोलते हैं स्टेनम टिन। ठीक, तो द्वितीय समूह में सेकंड A और सेकंड B धनायनों के सल्फाइडों के पृथक्करण के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये अमोनियम सल्फाइड है, ये कैसा होता है बेटा, पीला है। ये कैसा होता है बेटा, पीले रंग का होता है। अब पीला अमोनियम सल्फाइड जो है वो सेकंड A की जो धातुएं हैं और सेकंड B की जो धातुएं हैं उनके साथ में जब अभिक्रिया करता है तो इस प्रकार का संकुल बनाता है। यदि फर्स्ट सेकंड A की धातुएं हैं तो अविलेय संकुल,
और सेकंड बी समूह के जो होते हैं संकुल बनते हैं वो विलयशील बनते हैं। यानी कि अगर विलय संकुल बने हैं तो सेकंड ए ग्रुप उपस्थित है, और अविलय संकुल अगर बने हैं तो सेकंड बी ग्रुप उपस्थित है। ये इन ग्रुपों की उपस्थिति को दर्शाता है। जैसे देखो इधर दर्शाया था, इधर देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि सारी मुल्कों के उसमें करते हैं, तो बताइए जो प्रथम समूह यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो रेडिकल्स हैं Ag+ और Ag2+ जो है वो इनके साथ में मिलकर के इस तरीके से अवक्षेपों का निर्माण करते हैं, जो कि कैसे होते हैं, विलयशील संकुल होते हैं। दोनों के ही कैसे होते हैं, विलयशील संकुल होते हैं। यहाँ मैंने ये नहीं लिखना है, ये काला अवक्षेप देता है, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं, विलयशील संकुल, क्योंकि देखिए Ag+ और Ag2+ के पृथक्करण के लिए AgCl का श्वेत अवक्षेप जो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत विलयशील संकुल बना लेता है। अगली बात देखो क्या बोल रहा है ये, अगली बात ये बोल रहा है कि भाई सेकंड ए और सेकंड बी की जो धातुएं हैं, धातु के रेडिकल्स हैं या जो सल्फाइड के साथ में वो अमोनियम सल्फाइड के साथ में यानी कि पीले अमोनियम सल्फाइड के साथ में रिएक्ट करके जो भी प्रेसिपिटेट बनाती है, इस संकुल का प्रेसिपिटेट और इस संकुल का प्रेसिपिटेट, यदि आप इसको पानी में घोलोगे तो अविलय होगा, जबकि आप इसको घोलोगे तो ये विलयशील होगा। यानी कि क्या बोल रहा है, सेकंड ए समूह के सल्फाइड अविलय और सेकंड बी समूह के सल्फाइड जो है वो विलयशील संकुल बना लेते हैं। तो संकुलों का बड़ा रोल है यहाँ पर। अगली बात देखो कि भाई द्वितीय समूह में यदि कॉपर का परीक्षण आप लोगों को करवाना है ना, तो कॉपर का परीक्षण आप कैसे करवाओगे, अपना K4Fe ले लो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड आपने ले लिया। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या करेगा, इस पोटेशियम को यहाँ से रिप्लेस करा देगा और इधर जाकर के आपका कॉपर लगा देगा, तो आपको एक चॉकलेटी अवक्षेप मिलेगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड हो रही बेटा। Cu2+ जो है वो अलग हो जाएगा, SO4 2- जो है वो भी अलग हो जाएगा, और ये वाला संकुल भी इस तरीके से 4K+ अलग हो जाएगा, और यहाँ पर FeCN6 4- अलग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये धनायन इस ऋणायन के साथ में और ये धनायन इस ऋणायन के साथ में जो डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड है उसके थ्रू एक चॉकलेटी अवक्षेप का निर्माण कर देंगे। यदि चॉकलेटी अवक्षेप आता है, कॉपर के अलावा कोई और मेटल होती तो चॉकलेटी थोड़ी ना कोई और कलर का नजर आता, अभी देखेंगे आगे, है ना। तो चॉकलेटी नहीं नजर आता, कॉपर है तो चॉकलेटी नजर आ रहा है। अगर कॉपर के अलावा कोई और मेटल होती तो किसी और कलर का होता, है ना। तो संकुल का जो रंग है वो डिसाइड करता है कि कौन सा आपका जो रेडिकल है वो उपस्थित है और कौन सा उपस्थित नहीं है। तो कॉपर के साथ में K4FeCN6 चॉकलेटी अवक्षेप बनाता है। तो कॉपर का परीक्षण इस यहाँ से हो गया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कौन है, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड, बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी, मैंने पहला आदमी यही बनाया था, आदमी मतलब संकुल वही, ठीक है। अगला नेक्स्ट आप देखिए कि भाई तृतीय संकुल में फेरिक आयन का जो परीक्षण है वो भी पोटेशियम फेरोसाइनाइड की सहायता से आप कर सकते हो। देखो वही काम हो रहा है, फेरिक क्लोराइड आपने लिया तो फेरिक क्लोराइड को जब आपने तोड़ा तो Fe3+ बनेंगे कि नहीं, 4 है, और यहाँ पर 12Cl- अलग हो जाएंगे कि नहीं, और वही डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ पर है ना, 4 और 3 12K+ यहाँ से अलग हो जाएंगे, और 3 FeCN6 जो है इस तरीके से 4+ अलग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो गई बैलेंस, हाँ जी ऐसे ही होगा, ठीक है। यार 4K+ अलग है ना, 4K+ अलग, अब ये 3 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे ऐसे ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ पर होगी। फेरिक आयन जो है इस फेरोसाइनाइड के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन का फेरोसाइनाइड। देखो याद आया कुछ नाम, फेरिक आयन यहाँ पर जुड़ जाएगा, किसको हटा करके, पोटेशियम को हटा करके, तो आपका क्या बन गया, फेरोसाइनाइड, और इसे आप क्या कहते हैं, पर्शियन ब्लू या प्रूशियन ब्लू इसको कहा जाता है ना, प्रूशियन ब्लू, पर्शियन ब्लू, प्रूशियन ब्लू, कुछ भी बोलो, है ना, प्रूशियन ब्लू इसको कहा जाता है। और ये कैसा होता है, प्रूशियन ब्लू पर्शियन कलर का होता है, मतलब जैसे फिरोजी कलर टाइप नहीं होता वैसे कलर का ये होता है, आजकल बहुत फैशन में भी है ये कलर। तो देखो कॉपर के साथ में तो चॉकलेटी रंग दिया था, प्रूशियन ब्लू किसके साथ में दिया है, फेरिक आयन के साथ में दिया। Fe2+ में और Fe3+ में कंफ्यूज नहीं हो जाना, किसका टेस्ट दे रहा है बेटा, Fe3+ का दे रहा है, वहां Cu2+ का दे रहा था, ओके। आगे चलो, देखो चतुर्थ समूह में जिंक 2+ का परीक्षण भी इसी से होता है। देखो चतुर्थ समूह में जिंक 2+ का परीक्षण इसके विलयन को अम्लीकृत करके यानी कि एसिडिक मीडियम में पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये रहा अपना पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब दोबारा डिस्प्लेसमेंट बताने की जरूरत नहीं, देखो ये रहा Zn जो है वो 2+ में और Cl जो है वो माइनस में, कितने हैं 4Cl,
2Zn, हाँ है ना। और ये भी आपका टूटेगा 4K प्लस में, और ये आपका फेरोसाइनाइड अलग 4 माइनस में। अब भाई ये इसके साथ में और ये इसके साथ में जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन से कलर का प्रेसिपिटेट देंगे आपको? ब्लू कलर। वो प्रूशियन ब्लू है, ये ब्लू है, दोनों में अंतर नजर आएगा, वो फिरोजी और ये नीला है ना। आप चाहें तो मैं इसको ऐसे बना कर देती हूँ, मैं इसको फिरोजी के नाम से ही जान लेती हूँ है ना। तो ये फिरोजी कलर का होगा और ये नीले कलर का होगा, ठीक है। तो देखो K4FeCN6 है ना, पोटेशियम फेरोसाइनाइड की महिमा देखो, Cu2 प्लस के साथ में चॉकलेटी, फेरिक के साथ में फिरोजी, और जो अपना जिंक है उसके साथ में ब्लू कलर दे रहा है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड यहाँ आप लोगों को बड़ा इजी लग रहा होगा, वहां जब आप लोगों से प्रैक्टिकल्स में करवाएंगे ना तो यही रिएक्शन लिखे है ना, इतना हमारी मैडम ने बताई थी। किस मैडम ने बताई थी? श्रुति मैम ने बताई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, Ni2 प्लस का परीक्षण अब अपन करेंगे। अब ये Ni2 प्लस का परीक्षण किस प्रकार से होता है देखिए, ये रहा। NiCl2 में NiCl2 की अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवाओ और 2 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम ले लो। ये कौन है? DMG। देखो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम है ना, ये एक जो है मतलब ये अब लिगेंड की तरह काम कर रहा है ना बेटा, ये कैसा है? लिगेंड है, ठीक है। अब ये लिगेंड जो है इसमें क्या हो रहा है, एक डोनर एटम तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन भी है। यहाँ पर देखो दो अलग अलग डोनर एटम हो रहे हैं। तो जब ये इसके साथ में रिएक्ट करेगा ना बेटा, तो ये Ni यहाँ से 2 प्लस की फॉर्म में अलग हो जाएगा। और 2 प्लस यानी कि किसी भी मेटल के ऊपर जो भी चार्ज होता है ना बेटा, वो उससे जस्ट डबल लिगेंड्स के साथ में मिलकर के या उससे जस्ट डबल कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि देखो अगर आपके कॉपर पे प्लस चार्ज है ना, तो ये कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा या कितने लोन पेयर ग्रहण करेगा? 2 लोन पेयर ग्रहण करेगा। अगर कॉपर के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो ये कितने लोन पेयर ग्रहण करेगा? 4 लोन पेयर ग्रहण करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर Ni के ऊपर कितना चार्ज है? 2 प्लस है, तो बताइए 4 लोन पेयर ग्रहण करके 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके इस तरह का एक संकुल बनाएगा जो कि कैसा होगा? पिंक कलर का होगा, है ना। बड़ी कलरफुल लैब है हमारी, है ना। केमिस्ट्री बड़ी कलरफुल लैब होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे बच्चों कि Ni2 प्लस जो है वो चाहे किसी भी सॉल्ट की फॉर्म में हो, उसका आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन के साथ में जब ट्रीट करवाते हो तो इस प्रकार का आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, जहां पर ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, जिसमें OH जुड़ा हुआ है, ये वाला नाइट्रोजन तो अपना लोन पेयर इस तरीके से डोनेट करता है और ऑक्सीजन इस तरीके से डोनेट करता है। दूसरे वाले में भी नाइट्रोजन एक बार और ऑक्सीजन एक बार अपना लोन पेयर डोनेट करके इस तरह के एक संकुल का निर्माण करता है। अमोनियम क्लोराइड और H2O यहाँ से अलग हो जाते हैं, अमोनियम क्लोराइड और H2O यहाँ से अलग हो जाते हैं साइड प्रोडक्ट के रूप में, और ये एक पिंक कलर का जो है सब्सटेंस आपको मिलता है, जो कि ये कंफर्म करता है कि हाँ जी Ni2 प्लस उपस्थित है। यदि पिंक कलर नहीं आया, चॉकलेट ही आ गया, तो पिंक तो Ni2 प्लस नहीं है। चॉकलेट तो कब आएगा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया। नेक्स्ट देखिए, धातु के निष्कर्षण में भी बड़ा उपयोगी होता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर। क्यों? क्योंकि अभी देखो बड़ी महंगी महंगी धातु है, हम गोल्ड भी बनाएंगे, हम सिल्वर भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए गोल्ड का या सिल्वर का जो सल्फाइड यहाँ पर उपस्थित है, इसको आप जो है NaCN के साथ में सोडियम साइनाइड के साथ में जब ट्रीट करवाते हो ना, तो ये इस प्रकार के एक संकुल का निर्माण करता है। संकुल का नाम आप बनाएंगे, ठीक है। अब यही संकुल जो है वो जब जिंक मेटल के साथ में ट्रीट करवा लिया जाएगा या इसमें जिंक मेटल डाल दी जाएगी, तो जिंक मेटल क्या करेगी? इस सिल्वर को यहाँ से रिप्लेस करवाने का काम करेगी, ठीक है। तो कोई मेटल किसी दूसरी मेटल को रिप्लेस कब करवाती है? यह आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में अच्छी तरीके से पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। लेके बारात का नाम जैसे आला मन जो करे फेंक दे, है ना। तो जिंक पहले आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में और सिल्वर जो है वो बाद में आता है ना। तो इसलिए जिंक जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, परंतु सिल्वर जो है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब जिंक ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया तो बताइए सिल्वर आपको अवक्षेप के रूप में मिल गया ना, टेस्ट ट्यूब में नीचे जो बैठा हुआ होगा ना वो अपना सिल्वर होगा। तो बताइए आपने सिल्वर का निष्कर्षण किया, यानी कि धातु को उसके जो मिश्रण है, उसके जो यौगिक है उनमें से अलग कर दिया आपने, तो धातु निष्कर्षण में काम आया। ऐसे ही देखो गोल्ड को भी जब आप NaCN के साथ में सोडियम साइनाइड के साथ में ट्रीट करवाते हो मेरे बच्चों, तो इसमें आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2O भी डालना पड़ता है। जब आप ऐसे डालते हो तो इस प्रकार के एक संकुल का निर्माण होता है ना।
इस प्रकार के जो संकुल होते हैं उनको आप वापस जिंक के साथ में, क्योंकि जिंक जो है वो बॉस है, बॉस जो है वो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है, तो गोल्ड को भी यहाँ से रिप्लेस करके अलग हटा देगा और हमको गोल्ड मिल जाएगा। तो बताइए जिंक का फायदा किसने उठाया? हम लोगों ने। क्यों? क्योंकि हमें देखो गोल्ड भी मिल गया और सिल्वर भी मिल गया। ठीक, ये गोल्ड है वो सिल्वर है। एयू को बोलते हैं ऑरम, एजी को बोलते हैं अर्जेंटम। एजी मतलब सिल्वर, एयू मतलब गोल्ड। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण भी हो गया। नेक्स्ट देखो कितना उपयोगी चैप्टर ये उपसंयोजक यौगिक, है ना, और कितना इजी चैप्टर है ये, है ना। बड़े आप फोकट के नंबर मिल जाते हैं, फोकट के तो नहीं मिलते, मेहनत तो करते ही हैं आप लोग। जैविक प्रणाली में भी देखो हमारे उपसंयोजक यौगिक कितने काम के आते हैं। आपका जो हीमोग्लोबिन है, आपका मेरा हमारा जो हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन का वाहक है। हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो बताइए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा? कोई नहीं पहुंचाएगा। और हीमोग्लोबिन किसका संकुल है? आयरन का। यानी कि बोलते हैं ना आयरन ज्यादा खाओ, खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा नहीं, खून को यहाँ से वहां तक ले जाने का काम ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो आयरन, हीमोग्लोबिन जो है ना बेटा वो आयरन का ही एक संकुल है। और हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के वाहक का काम करता है ना, एक जगह से दूसरी जगह। अच्छा, प्लेटिनम का जो सिस प्लेटिन है, नाम याद रखिएगा, सिस प्लेटिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि प्लेटिनम के साथ में इसका सिस फॉर्म, ना कि ट्रांसफॉर्म बताए थे मैंने, समावयवी, है ना। तो सिस समावयवी किसका? इसका। उसको क्या कहते हैं? सिस प्लेटिन कहते हैं। ये सिस प्लेटिन जो है बेटा कैंसर के उपचार में काम में लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन जो है वो उपयोगी होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है ना आपके मैग्नीशियम का संकुल है। कई बार पूछ लेते हैं क्लोरोफिल किसका संकुल है? मैग्नीशियम का संकुल है। ठीक है, ऐसे विटामिन B12, इसका नाम क्या? साइनोकोबालएमिन। इसमें जो कोबाल आ रहा है ना वो कोबाल्ट मेटल की वजह से आ रहा है। तो विटामिन B12 साइनोकोबालएमिन जो है वो कोबाल्ट मेटल का संकुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? ओके, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। बाल मतलब ये वाला बाल नहीं, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। ब्रिटिश का B, एंटी का A और ल्यूसाइड का L। तो BAL ये ऐसा संकुल है जो आर्सेनिक, मरकरी, आपको पता है ना मरकरी वगैरह खाने से हम मर जाते हैं, है ना। तो ये विषैली गैसें, विषैली जो धातुएं हैं, इनके विष के इलाज में किसको इस्तेमाल करते हैं? BAL को, बाल को, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड को। किस किस के? लेड के, कैडमियम, ये कैडमियम का C बड़ा होगा भाई, है ना, कैडमियम का C बड़ा और D छोटा होता है। आप लोग भी ऐसी गलती कर देते हो। आप लोग क्या करते हो? जिंक, मैग्नीशियम को ऐसे लिख देते हो, सॉरी मैंगनीज को ऐसे लिख देते, KMnO4 लिखते हो ना जब आप, तो ऐसे लिख देते हो, गलत लिख देते हो ना। वही गलती यहाँ पर भी हो गई है, कोई बात नहीं। पर यहाँ तो कोई बात नहीं, आपकी वो बात जो है गलत मानी जाएगी, मैडम क्रॉस कर देगी। मेरे पास कॉपी है तो मैं क्रॉस कर दूंगी। हाँ आर्सेनिक, मरकरी, जो आपका एंटीमनी है वो, लेड, कैडमियम, इन सब की जो विषैली प्रकृति है ना, उनके इलाज के लिए कौन इस्तेमाल किया जाता है? ब्रिटिश एंटील्यूसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। विल्किंसन उत्प्रेरक आप लोगों से पूछ लिया जाता है, विल्किंसन उत्प्रेरक कौन है? तो ये रहा, क्लोरो ट्रिस्ट्राइफेनिल रोहिडियम, ट्रिस्ट्राइफॉस्फीन रोहिडियम फर्स्ट। आप लोगों से पूछा जाएगा विल्किंसन उत्प्रेरक कौन है, या विल्किंसन उत्प्रेरक का आईयूपीएसी नाम बताओ। तो आईयूपीएसी नाम का मतलब ये वाला नाम है। ठीक है, कई बार आप लोगों को लगता है कि ये तो मैडम ने पढ़ाया ही नहीं है। भैया पढ़ाया तो है, आपने ध्यान से सुना नहीं है। क्या बोलेगा वो? विल्किंसन उत्प्रेरक का आईयूपीएसी नाम। वो नहीं बोलेगा कोऑर्डिनेशन नाम बताओ, क्योंकि उसको पता है कि विल्किंसन उत्प्रेरक जो है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो उसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है वो आपसे, आपको पता होना चाहिए। RHClPPH3 का होल थ्राइस। तो क्लोरो ट्रिस्फेनिल फॉस्फीन रोहिडियम फर्स्ट, याद कर लो अभी के अभी। ठीक है, ये एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण करवाता है। नेक्स्ट सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड ये रहा, Na2FeCN5NO। ये क्या काम करता है? सल्फर का परीक्षण करता है। किसी भी कंपाउंड में जब सल्फर होता है तो सल्फर जो है वो इस तरीके से सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड में कन्वर्ट करवा देता है, सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड में कन्वर्ट करवा देता है। ठीक है, और वो सोडियम थायोनाइट्रोक्लोराइड जो है वो कैसे कलर का होता है बेटा? बैंगनी रंग का होता है। अगली बात करते हैं इनके स्थायित्व को लेकर के। अब देखो कौन कौन से जो लिगेंड है वो स्थायी है और कौन कौन से नहीं है, उनके बारे में बात करते हैं। तो उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व जो है वो धातु और लिगेंड के मध्य निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया द्वारा समझाया जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि आप जब धातु और लिगेंड के बीच में
किस प्रकार की अभिक्रिया यहाँ पर उपस्थित हो रही है उसको देखिए कि उपसंयोजक यौगिकों का स्थायित्व जो है धातु और लिगेंड के मध्य निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं द्वारा समझाया जा सकता है कि आपकी जो धातु है इसके ऊपर कुछ ना कुछ A+ चार्ज है, n नंबर ऑफ लिगेंड आपने लिए जिनके ऊपर कुछ ना कुछ x- चार्ज था, और आपने इन दोनों से मिलकर के क्या एक उपसंयोजक यौगिक बनाया जो कि MlN और B। अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज है। ये जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है ना बेटा वो कैसे होगा, इसके और इसके योग के बराबर होगा। देखो कैसे, Ma+ माइनस Nx-, ठीक है, ये आपका यहाँ पर B+ चार्ज आ गया, किसका, संकुल का चार्ज। अब इस संकुल, ये क्योंकि एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है तो इसके लिए स्थायित्व गुणांक आप निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकालते हैं, Ks लिखते हैं स्थायित्व गुणांक को, और इसकी कंसंट्रेशन अपॉन इसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे निकालते हैं हम लोग। ऐसे निकालते हैं तो यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान, ये जो है ना बड़ा ब्रैकेट, इसमें क्या लिख देते हैं आप, कंसंट्रेशन लिख देते हो या सक्रिय द्रव्यमान लिख देते हो, एक्टिव मास लिख देते हो। तो एक्टिव मास को जो है वो बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। यहाँ पर सक्रिय द्रव्यमान या सांद्रता को बड़े ब्रैकेट से दर्शाया गया है, यानी कि इसका सक्रिय द्रव्यमान, इसका सक्रिय द्रव्यमान और इसका सक्रिय द्रव्यमान। जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्थायित्व गुणांक मिलेगा। अब स्थायित्व गुणांक के बाद में क्या करेंगे, ये उपरोक्त संकुल जो था इसके वियोजन को भी निम्नानुसार, अभी तो आपने क्या किया था, इन दोनों से मिलकर के ये बनाया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था बेटा, इन दोनों से मिलकर के ये बनाया था। अब हम क्या करें, वियोजन कर रहे हैं। पहले हमने क्या किया था, संयोजन किया था, है ना, इन दोनों को मिला गया था, मिला करके कॉम्प्लेक्स बनाया था। अब कॉम्प्लेक्स जो है टूटेगा तो इस प्रकार से यदि इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ा जाए तो इसका वियोजन स्थिरांक निकलेगा। वियोजन स्थिरांक में भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर स्थायित्व गुणांक की बात करें तो स्थायित्व गुणांक जो है बेटा वो इनवर्स, मतलब रेसिप्रोकल है किसका, वियोजन स्थिरांक का, है ना। अरे वियोजन स्थिरांक ज्यादा होगा तो वो वियोजित होगा ना, है ना, और स्थायित्व गुणांक यदि ज्यादा होगा तो संकुल स्थायी होगा। तो दोनों बातें क्या है, एक दूसरे की उल्टी हैं। तो दोनों बातें एक दूसरे की उल्टी हैं तो बताइए 1/, में करके लिख दिया अपन ने। अतः किसी संकुल का वियोजन स्थिरांक न्यूनतम, यानी कि ये तो न्यूनतम होना चाहिए और ये अधिकतम होना चाहिए तभी तो स्थायी होगा। स्थायित्व गुणांक अधिक तो स्थायित्व ज्यादा, वियोजन स्थिरांक ज्यादा तो स्थायित्व कम ना। तो अतः किसी संकुल का वियोजन स्थिरांक न्यूनतम और स्थायित्व गुणांक जो है उच्चतम होने पर संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। और भी कई कारण हैं, देखो और भी कारण हैं संकुल के स्थायित्व के बारे में। तो धातु का आवेश घनत्व जो है वो किसके बराबर होता है, आवेश घनत्व, आवेश बटे त्रिज्या की। जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ज्यादा आवेश का घनत्व होगा, जितनी ज्यादा त्रिज्या होगी उतना कम आवेश का घनत्व होगा। त्रिज्या ज्यादा होगी तो आवेश घनत्व कम, है ना, और आवेश ज्यादा होगा तो आवेश घनत्व ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब स्थायित्व भी जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, धातु के आवेश पर डिपेंड कर रहा है। और धातु के आवेश पर डिपेंड कर रहा है तो धातु की त्रिज्या के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं हुआ। अरे आवेश जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ज्यादा होगा, और त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी घनत्व, आवेश घनत्व उतना ही कम तो स्थायित्व भी उतना ही कम होगा। तो ये एग्जांपल से आप इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर देखो FeCN6 3- में जब आपने आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या निकाली तो कितनी है बेटा, 3+ आई। परंतु यहाँ पर देखो आयरन FeCN6 4- की वजह से यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 2+ आएगी। तो बताइए आवेश घनत्व यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है, इस कॉम्प्लेक्स में ज्यादा है, इसलिए इसका स्थायित्व अधिक होगा इसके स्थायित्व से। क्यों, क्योंकि Fe3+ का जो त्रिज्या होती है ना, आपको पता है वो कम होती है ना। धनावेश जितना ज्यादा होगा त्रिज्या उतनी कम होती चली जाएगी। तो Fe3+ की त्रिज्या कम, आवेश घनत्व ज्यादा, तो इससे जुड़ा हुआ जो कॉम्प्लेक्स है वो भी स्थायी अधिक होगा। पूरी बात समझ गए। ये प्रबलता पर भी ये चीज डिपेंड करती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रबल लिगेंड जो होते हैं उनसे जुड़े हुए जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं। तो प्रबल लिगेंड CN है और वहां पर दुर्बल लिगेंड Cl है ना। ये CN साइनाइड और वो क्लोराइड है ना, वो साइनो और क्लोरो। तो साइनो लिगेंड जो है प्रबल लिगेंड है, इसलिए इससे जुड़े हुए जिस कॉम्प्लेक्स का जो स्थायित्व है वो इस कॉम्प्लेक्स से अधिक। समान धातु के साथ में बने हुए दुर्बल और प्रबल लिगेंड में से प्रबल लिगेंड वाले का स्थायित्व अधिक होता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर कीलेटीकरण, देखो कीलेटीकरण में क्या होता है, एक रिंग स्ट्रक्चर बनती है और रिंग स्ट्रक्चर बनती है, क्लॉ बनता है, पंजा बनता है। तो बताओ मेटल को कहीं जाने नहीं देता, ऐसे पकड़ के रख लेता। ये मेटल है, इसको ये पंजे ने ऐसे पकड़ के रख लिया तो इसको कहीं जाने नहीं देगी, तो स्थायित्व ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए NH3 एक दंतुक लिगेंड है जबकि EN द्विदंतुक लिगेंड है, तो ये किसका निर्माण करेगा, कीलेट
रिंग का या किलेट वलय का निर्माण यहाँ पर करेगा, तो जितने भी किलेट वलय वाले होंगे वो सभी स्थायी होंगे। तो यदि आप लोगों से स्थायित्व के बारे में पूछ लिया जाए कि कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। 3-4 पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ बताए हुए हैं, उन सभी को अप्लाई कीजिएगा, है ना। उसमें तो कोई ना कोई एक तो लग ही जाएगा। तो आज हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। अगली बार नेक्स्ट लेक्चर के साथ में मैं लूंगी आप लोगों को। आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।